नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 दिनों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। जहाज उड़ेंगे या तैरेंगे, डूब गया नोएडा एयरपोर्ट, एंट्री से पार्किंग तक पानी ही पानी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सांस्कृतिक विविधता और विश्वस्तरीय सुविधाओं का उदाहरण बताया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को तेज बारिश ने इसकी चमक दमक के बीच एक अलग ही तस्वीर दिखा दी। बनारस के घाट की तट पर तैयार किए गए टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर बारिश का पानी इस कदर जमा हुआ कि असली घाट जैसा नजर दिखाई देने लगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि क्या अब एयरपोर्ट पर भी नावें चलेंगी। यादव ने लिखा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां जबरदस्त भ्रष्टाचार है। नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में विकसित हुआ। इसमें 3900 मीटर लंबा रनवे और टर्मिनल भवन, एटीसी टावर और कार्गो हब शामिल हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन को वास्तुशिल्प के साथ डिजाइन करने का दावा किया गया था। इसका प्रवेश द्वार बनारस के घाट और छतों को बहती नदी के रूप में डिजाइन किया गया है। बनारस के घाट की तट पर बने प्रवेश द्वार में ही मंगलवार को बारिश का पानी भर गया। यही मार्ग पार्किंग को सीधे एयरपोर्ट के घरेलू टर्मिनल से जोड़ता है। बारिश से यहाँ हालात ऐसे बने कि जिस स्थान को यात्रियों के स्वागत और एयरपोर्ट की भव्यता दिखाने के लिए तैयार किया गया था, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। पानी भरने के कारण यात्रियों का टर्मिनल के प्रवेश द्वार से पार्किंग तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। वहीं जल भराव के बाद एयरपोर्ट कर्मचारियों को पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसके डिजाइन, निर्माण की गुणवत्ता और एयरपोर्ट की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर कौन थे जिनके नाम पर आजम खान ने रखा यूनिवर्सिटी का नाम? उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस दौर में मोहम्मद अली जौहर के बारे में जानने वाले कम ही हैं, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद उनके परिवार के ज़्यादातर लोग पाकिस्तान चले गए थे। मोहम्मद अली जौहर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन अविभाजित भारत में प्रमुख राजनीतिक हस्ती रहे हैं। वह मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के अध्यक्ष रहे थे। मोहम्मद अली जौहर का जन्म 1878 में भारत के रामपुर में हुआ था। समाजवादी पार्टी के रामपुर में नेता और आजम खान के करीबी मोहम्मद आसिम राजा ने बीबीसी न्यूज़ हिंदी से कहा, मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश रामपुर की है। आज़ादी की तहरीक उन्होंने चलाई, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और एक महान शिक्षाविद भी थे, इसलिए उनके नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। रईस अहमद जाफरी की उर्दू में लिखी जीवनी सीरत मोहम्मद अली जौहर में उनके बारे में लिखा है, वे पठानों के एक अमीर और पढ़े लिखे परिवार से थे और रोहिल्ला जनजाति के यूसुफजई कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। रईस अहमद जाफरी की किताब के मुताबिक वे शौकत अली और जुल्फ़िकार अली के साथ मशहूर अली बंधुओं में से एक थे। मौन व्रत में भी क्यों बोले थे सांसद रवि किशन? सीएम योगी ने ली चुटकी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन के मौन व्रत पर मजाकिया अंदाज में चुटकी ली। एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सांसद आज पता नहीं क्यों भाषण नहीं किए। उन्होंने दावत का जिक्र करते हुए लोगों से पूछा कि कितने लोग रवि किशन की दावत में गए थे। इसके बाद उनकी फिल्मों को लेकर भी सवाल किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने ही सांसद रवि किशन मौन मजाकिया अंदाज में चुटकी ली। मंच से संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सांसद आज पता नहीं क्यों भाषण नहीं किए। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से दावत और रवि किशन के जन्मदिन का जिक्र करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में सवाल किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लगता है आप लोगों को उन्होंने दावत में ज्यादा दे दिया है। उन्होंने लोगों से पूछा कि दावत में कितने लोग गए थे। इसके बाद सीएम योगी ने रवि किशन की फिल्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वे रवि किशन की फिल्में देखते हैं और उनकी फिल्में अच्छी लगती हैं या कालावाड़ी या कालीबाड़ी के बाबा की। मुख्यमंत्री के इस अंदाज पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया। सदर साहब से कह देना, जेल वापस लौटने से पहले अतीक के बेटों ने ओवैसी को भेजा पैगाम। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का एक कार दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके अंतिम संस्कार में जेल में बंद अतीक के दोनों बेटे शामिल हुए। इस दौरान उनकी यूपी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से मुलाकात हुई। अतीक के बेटे ने ओवैसी को अपना पैगाम भेजा।
माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आवान अहमद की 6 अगस्त को झांसी कानपुर हाईवे पर हुए एक कार हादसे में मौत हो गई थी। आवान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल में बंद उनके भाई मोहम्मद उमर और अली अहमद कस्टडी पैरोल पर प्रयागराज आए थे। आवान को मिट्टी देने आए और अंतिम रस्में पूरी करने के बाद उमर और अली अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर वापस जेल चले गए। लेकिन जेल लौटने से पहले अतीक के बेटों ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपना एक पैगाम भेजा है। आवान अहमद के सुपुर्द खाक के वक्त उनसे जुड़े एक प्रति संवेदना रखने वाले तमाम लोग प्रयागराज पहुंचे थे। जनाजे में असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में सिपहसालार और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी शिरकत की थी। इसके दौरान मस्जिद में शौकत अली की अतीक अहमद के दोनों बेटों से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने ओवैसी के लिए अपना संदेश दिया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली शनिवार को आवान अहमद के जनाजे में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे थे। आवान अहमद को दफनाए जाने के बाद कब्रिस्तान से लौटते समय मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था। भीड़ के चलते पुलिस सुरक्षा घेरे में उमर और अली को भी पास की ही एक मस्जिद में ले गई, जहां स्थानीय मस्जिद में शौकत अली से उनकी मुलाकात हुई। शौकत अली ने बताया कि मस्जिद में जैसे ही उमर ने उन्हें देखा वह उन्हें पहचान गया। उमर अतीक का दूसरे नंबर का बेटा है, जिसे शौकत अली ने ही AIMIM में शामिल कराया था। उन्होंने बताया कि उमर और अली ने उन्हें देखते ही सलाम किया और कहा कि सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी को हमारा सलाम कहिएगा। इस तरह अतीक के बेटों ने ओवैसी के लिए सलाम का पैगाम भेजा। शौकत अली ने ये बात बहराइच के मटेरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी कही, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। 85 साल की उम्र में दरोगा ने जीती पदोन्नति की कानूनी जंग। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सेवानिवृत्ति के बाद 85 की उम्र में एक दरोगा ने पदोन्नति की कानूनी लड़ाई में जीत हासिल की है। दरोगा राम अवतार सिंह यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मार्च 1980 से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है। कहा है कि सेवानिवृत्त तक के वेतन और अन्य लाभ का भुगतान 4 सप्ताह में कर दिया जाए। ये निर्णय न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने पारित किया है। इटावा निवासी याची राम अवतार सिंह यादव 1999 में थानाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका आरोप था कि उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दे दी गई, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। याची ने पहले डीजीपी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया, जिसे 6 अप्रैल 2010 को खारिज कर दिया गया। डीजीपी का कहना था कि याची के खिलाफ 1973 से 1994 तक की अवधि में 7 प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं और 5 बार दंडित किया गया है। इसके बाद याची ने राज्य लोक सेवा अधिकरण में दावा किया, जो 30 नवंबर 2012 को खारिज हो गया। समीक्षा याचिका में 10 जून 2013 को खारिज हुई। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जो 16 फरवरी 2015 को अदम पैरवी में खारिज हो गई। पुनः स्थापना अर्जी रिकॉल भी 11 दिसंबर 2015 को खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट ने पहले पुनर्स्थापना अर्जी मंजूर की और फिर मामले को गुण दोष पर सुना। कोर्ट ने पाया कि डीजीपी के आदेश में कहा गया था कि याचिका साक्षात्कार हुआ और अंक दिए गए, लेकिन विभाग ये रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। याची को कितने अंक मिले और चयनित अभ्यर्थियों को कितने मिले, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि विभाग साबित नहीं कर सका कि प्रतिकूल प्रविष्टियां याची को विधिवत बताई गई थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कलेक्टर लैंड एग्जीबिशन बनाम कटिजी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विलंब के बावजूद सारभूत न्याय के लिए मामले को गुणदोष पर सुनना जरूरी है। खंडपीठ ने कहा कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर पदोन्नति रोकने से पहले उन्हें याची को बताना जरूरी था, जो नहीं हुआ। स्पष्ट है कि विभाग ने याची के साथ अन्याय और भेदभाव किया है। लखनऊ में सेक्स रैकेट चलाने वाली विदेशी लोला पकड़ी गई। पुलिस को 1 साल चकमा दिया। 50 की उम्र में जवान दिखे, इसलिए 7 बार सर्जरी कराई। लखनऊ में सेक्स रैकेट चलाने वाली उज्बेकिस्तान की लोला कयूमोवा आखिरकार पकड़ी गई। वह 1 साल से लखनऊ पुलिस को चकमा दे रही थी। पुलिस ने उसे मंगलवार रात 11 अगस्त ओमेक्स R2 बिल्डिंग में छापेमारी कर पकड़ा और खुफिया एजेंसी को सौंप दिया। लखनऊ पुलिस ने पिछले साल उसके रैकेट से जुड़ी 2 युवतियों को गिरफ्तार किया था। दोनों उज्बेकिस्तान की रहने वाली थीं। पूछताछ में लोला का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही वह अंडरग्राउंड हो गई थी। जांच में सामने आया था कि लोला ने जवान दिखने के लिए चेहरे, होंठ, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट की 7 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। ये सभी सर्जरी लखनऊ के डॉक्टर विवेक गुप्ता ने की थी। लखनऊ के ओमेक्स हजरतगंज अपार्टमेंट में 21 जून 2025 को पुलिस को सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली थी। छापेमारी में उज्बेकिस्तान की होलिडा और नीलाफर को गिरफ्तार किया गया। दोनों यहां अवैध रूप से रह रही थीं। पुलिस की जांच में सामने आया था कि फ्लैट डॉक्टर विवेक गुप्ता का है। लोला इन दोनों युवतियों को भारत लेकर आई थी। होलिडा और नीलोफर ने पूछताछ में बताया था कि लोला कयूमोवा के जरिए उनकी मुलाकात
पत्रकारपुरम और अहिमामऊ में बिनोरमा क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर विवेक गुप्ता से हुई थी। डॉक्टर विवेक गुप्ता ने दोनों की प्लास्टिक सर्जरी की थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।